बच्चों नमस्कार। आप लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। आशा है आप सभी लोगों ने भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस सम्मान के साथ मनाया होगा। आज मैं कल वाला ही जो चैप्टर +1 का था यायावर साम्राज्य, उसके कुछ प्रश्न उत्तर लेकर के आया हूँ। मंगोलों के लिए व्यापार क्यों इतना महत्वपूर्ण था? इसका उत्तर है, मंगोल जो थे वो स्टेपी क्षेत्र में रहते थे। इस क्षेत्र में जो संसाधन थे उनकी बहुत कमी थी। इसी कारण मंगोलों के लिए व्यापार महत्वपूर्ण था। वे मुख्यतः चीन के साथ व्यापार करते थे। दूसरे, स्टेपी क्षेत्र में खेतीबाड़ी भी बिल्कुल नहीं होती थी, केवल एक पशुपालन ही वहाँ पर हो पाता था। लेकिन जब कई बार अकाल पड़ जाता था तो घास सूख जाती थी, उस समय वो भी मुश्किल हो जाता था उनके लिए। चंगेज खान ने यह क्यों अनुभव किया कि मंगोल कबीलों को नवीन सामाजिक और सैनिक इकाइयों में विभक्त करने की आवश्यकता है? इसका उत्तर है, स्टेपी क्षेत्र में कई मंगोल कबीले रहते थे। इनकी अपनी अलग अलग पहचान थी। चंगेज खान इनकी अलग अलग पहचान को समाप्त करके इन्हें एक गुट करना चाहता था, इन्हें एक सूत्र में बांधना चाहता था। इसी कारण उसने मंगोल कबीलों की नवीन सामाजिक तथा सैनिक इकाइयों में विभक्त करने की आवश्यकता अनुभव की। इतिहास के बारे में परवर्ती मंगोलों का चिंतन किस तरह चंगेज खान की स्मृति के साथ जुड़ा हुआ, उनके तनावपूर्ण संबंधों को उजागर कीजिए। इसका उत्तर है, परवर्ती मंगोलों ने इतिहास को चंगेज खान की विधि संहिता कहकर पुकारा। विधि संहिता मतलब कानून की किताब। वो उससे अपने कानून व्यवस्था चलाते थे। इसका अर्थ है कि वे स्वयं का विधान लागू करना चाहते थे। यही बात चंगेज खान की स्मृति विधान के साथ जुड़े हुए उनके तनावपूर्ण संबंधों को उजागर करती है। यदि इतिहास नगरों में रहने वाले साहित्यकारों के लिखित विवरणों पर निर्भर करता है तो यायावर समाजों के बारे में हमेशा प्रतिकूल विचार ही रखे जाएंगे। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या आप इसका कारण बताएंगे कि फारसी इतिहास वृत्तकारों ने मंगोल अभियानों में मारे गए लोगों को संख्या इतनी बढ़ा चढ़ाकर क्यों बताई है? उत्तर, हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ। मैं क्या आप सभी लोग इस कथन से सहमत होंगे? क्योंकि यायावर समाज जो था वो नगरों को लूटते थे, इसलिए स्थानबद्ध समाज उनसे घृणा करते थे। यही बात फारसी इतिहासकारों पर भी लागू होती है। उन्होंने भी मंगोलों को क्रूर दर्शाने का काम किया है। उन्होंने मंगोलों को इतना क्रूर दर्शाया है कि मारे गए लोगों की संख्या हजारों में बता दी है उन्होंने, जबकि लूटपाट में इतने अधिक लोगों का मारा जाना संभव नहीं था। मंगोल और बेदुइन समाज की यायावरी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए यह बताइए कि आपके विचार में किस तरह उनके ऐतिहासिक अनुभव एक दूसरे से भिन्न थे। इन भिन्नताओं से जुड़े कारणों को समझाने के लिए आप स्पष्टीकरण देंगे? इसका उत्तर है कि बेदुइन जो थे वो शुष्क रेगिस्तानी प्रदेशों में रहते थे। इसके विपरीत मंगोल जो थे स्टेपी क्षेत्र के यायावर कबीले थे।
जो एक मनोरम स्थान था, या जो स्टेपी मैदान थे वहाँ हमेशा ज़्यादातर समय हरियाली रहती थी। बेदुइन को अपने पशु के लिए पानी तथा चारा मरुस्थल के कुछ हरे क्षेत्रों में ही मिलता था, जिन्हें मरुद्यान कहते हैं। वे भोजन के लिए मुख्यतः खजूर का प्रयोग करते थे। वे चारे की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। उनका मुख्य पशु जो था वो ऊँट था। इसके विपरीत मंगोल यायावरों के पास हरी भरी विशाल चारागाहें थीं। उनके पास पानी की भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनके प्रदेश में ओनोन तथा सेलेंगा जैसी नदियां बहती थीं। स्टेपी क्षेत्र में बर्फीली पहाड़ियों से निकले सैकड़ों झरने थे, जिससे कि वहाँ पर हमेशा हरियाली रहती थी। बेदुइन जो थे वो शिकारी संग्राहक नहीं थे, मुख्यतः पशुपालक थे, परंतु कई मंगोल कबीले शिकारी संग्राहक थे। उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। इनमें अंतर यह है कि मंगोलों तथा बेदुइनों की यायावरी विशेषताओं में भिन्नता का मुख्य कारण उनके प्रदेश का परिदृश्य था तथा उनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ थीं, जिसकी वजह से उनमें भिन्नताएं थीं, और उनके जानवरों में भी भिन्नताएं थीं। 13वीं शताब्दी के मध्य में मंगोलों द्वारा निर्मित पैक्स मंगोलिका का निम्नलिखित विवरण उसके चरित्र को किस तरह उजागर करता है। एक फ्रांसीस्कन भिक्षु रुब्रुक निवासी विलियम को फ्रांस के सम्राट लुई 9 ने राजदूत बनाकर महान खान मोके के दरबार में भेजा। वह 1254 में मोके की राजधानी काराकोरम पहुंचा और वहां वह लॉरेन फ्रांस की एक महिला पकेट के संपर्क में आया, जिसे हंगरी से लाया गया था। यह महिला राजकुमार की पत्नियों में से एक पत्नी की सेवा में नियुक्त थी, जो नेस्टोरियन ईसाई थी। वह दरबार में एक फारसी जौहरी गुइयोम बूसेर के संपर्क में आया, जिसका भाई पेरिस में ग्रैंड पोंट में रहता था। इस व्यक्ति को सर्वप्रथम रानी सोरगकतानी ने और उसके उपरांत मोके के छोटे भाई ने अपने पास नौकरी में रखा। विलियम ने यह देखा कि विशाल दरबारी उत्सवों में सर्वप्रथम नेस्टोरियन पुजारियों को उनके चिन्हों के साथ तथा उसके उपरांत मुसलमान, बौद्ध और ताओ पुजारियों को महान खान को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया जाता था। इसका उत्तर है कि यह विवरण पैक्स मंगोल काल के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को उजागर करता है। हमें पता चलता है इससे कि मंगोल शासन में सभी धर्मों का आदर किया जाता था। वहाँ विदेशियों को भी सम्मान दिया जाता था। बहुविकल्पी प्रश्न। पहला, मंगोल के स्टेपी क्षेत्रों में नगरों का अभाव क्यों था? सही कारण का विकल्प चुनिए। ए, उनकी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था घनी आबादी के लिए आवास नहीं जुटा सकती थी। बी, स्वतंत्र प्रकृति के होने के कारण मंगोलों को नगरों में रहना पसंद नहीं था। सी, उनकी अर्थव्यवस्था पशुपालन तथा शिकारी संग्रहण पर आधारित थी, जो नगरों की घनी आबादी का भरण पोषण नहीं कर सकती थी। डी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है सी, उनकी अर्थव्यवस्था पशुपालन तथा शिकारी संग्रहण पर आधारित थी, जो नगरों की घनी आबादी का भरण पोषण नहीं कर सकती थी। चंगेज खान शासक के रूप में अलोकप्रिय क्यों था? उपयुक्त कारणों का विकल्प चुनिए। ए, वह एक क्रूर शासक था। उसने हजारों लोगों की नृशंस हत्या की थी। बी, उसके पास विनाशकारी गोला बारूद था, जिससे भीषण नरसंहार किया जा सकता था। सी, वह एक लुटेरा था, जिसने सैकड़ों नगरों को रौंद डाला था। डी, उसने अपने कबीले पर तलवार के बल पर शासन किया था। इसका उत्तर है ए, वह एक क्रूर शासक था और उसने हजारों लोगों की नृशंस हत्या की थी।
नीचे ए तथा आर के साथ दो कथन दिए गए हैं। ए एक दृढ़ कथन है और आर उसके कारण स्पष्टीकरण को दर्शाता है। इन्हें पढ़कर उचित विकल्प चुनिए। दृढ़ कथन ए, चंगेज खान ने एक फुर्तीली हरकारा पद्धति अपना रखी थी जिससे दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखा जाना था। कारण आर, अपेक्षित दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियों में स्वस्थ एवं बलवान घोड़े तथा घुड़सवार संदेशवाहक तैनात रहते थे। ए सही नहीं है, केवल आर सही है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का स्पष्टीकरण है। सी, आर सही है परंतु ए सही नहीं है। डी, ए तथा आर दोनों गलत हैं। सही उत्तर है इसका बी, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का स्पष्टीकरण है। मंगोल शासन में जुड़े निम्नलिखित शब्दों से क्या मतलब था? खान, बाज, किरलताई। खान मंगोल शासक, बाज व्यापारियों से लिया जाने वाला शब्द, किरलताई सरदारों की परिषद। निम्न में से कौन सा मिलान विकल्प सही नहीं है? यास हरकारी पद्धति, कुबकुर पशुओं का 10वां हिस्सा, अंडा सगा ब्रैकेट में मंगोलों में भाई, उलूस शासन क्षेत्र की स्थायी सीमा। विकल्प है ए पहला तथा चौथा सही है, बी पहला दूसरा सही है, सी तीसरा चौथा सही है और डी केवल चौथा सही है। इसका उत्तर है डी, केवल चौथा सही है। चौथा सही नहीं है। उलूस शासन क्षेत्र को स्थायी सीमा। बाकी ये तीनों सही हैं। यास हरकारी पद्धति, कुबरकुर पशुओं का 10वां हिस्सा, आंडा सगाबाई। मंगोलों की सरदारों की परिषद किरिलताई परिवार के सदस्यों की राज्य में भागीदारी का बोध कराती थी। कैसे? उत्तर, इसमें राज्य के सभी निर्णय खान करता था। बी, इसमें सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। सी, परिवार के सदस्य इसके निर्णय मानने को बाध्य नहीं होते थे। और डी, इसमें केवल पुत्रों को निर्णय लेने का अधिकार था। सही उत्तर है बी, इसमें सभी निर्णय जो है सामूहिक रूप से लिए जाते थे। मंगोलों का यायावरीकरण मध्य एशिया के निम्न क्षेत्र में हुआ था: लानोस, पंपास, स्टेपीज, यानोस। सही आंसर स्टेपीज। मंगोलों के स्टेपीज क्षेत्र के दक्षिण भाग में मरुस्थल था। कौन सा मरुस्थल था? गोबी, सहारा, कालाहारी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, गोबी का मरुस्थल था। स्टेपीज प्रदेश के मंगोलों को सर्वप्रथम संगठित किया था चंगेज खान ने, बी मोके ने, सी अट्टिला ने, डी ओंग खान ने। सही उत्तर है ए, चंगेज खान ने। मंगोल चीन से लाते थे कृषि उत्पाद, बी लोहे के उपकरण। ए तथा बी दोनों में से कोई नहीं, डी ए तथा बी दोनों। सही आंसर है डी, दोनों चीज़ें लेके आते हैं, कृषि उत्पाद भी और लोहे के उपकरण भी। यायावरों तथा चीन के बीच व्यापार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथनों का विकल्प चुनें। यायावर कबीले घोड़े, फर आदि चीन से मंगवाते थे। नंबर 2, चीन बदले में खेतों के उत्पाद प्राप्त करता था। 3, वे अधिक लाभ प्राप्ति की होड़ में एक दूसरे के विरुद्ध बेधड़क सैनिक कार्रवाई भी कर बैठते थे। डी, कभी कभी ये लोग व्यापारिक संबंधों को लेकर
नकार नकार केवल लूटपाट करने लगते थे। विकल्प ए तथा 2, बी 2 तथा 3, सी 3 तथा 4 और डी केवल 4। सही उत्तर है सी, तीसरा और चौथा सही है। वे अधिक लाभ प्राप्ति की होड़ में एक दूसरे के विरुद्ध बेधड़क सैनिक कार्रवाई भी कर बैठते थे। और डी, कभी कभी ये लोग व्यापारिक संबंधों को नकार केवल लूटपाट करने लगते थे। 1219 से 1222 तक निम्न नगरों ने मंगोल सैनिकों के आगे समर्पण किया: ओटरार तथा बुखारा, समरकंद तथा बल्ख, निसापुर तथा हेरात या सभी। इसका उत्तर है डी, सभी ये शहर जो थे उन्होंने मंगोल सेनाओं के आगे समर्पण कर दिया था। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर मंगोल यायावर नेता की पहचान करें। यह चंगेज खान के छोटे पुत्र तोलुई का वंश था। उसने अपने परिवार के सदस्यों और सेनापतियों को आगाह किया कि वे किसानों को न लूटें। उसका विचार था कि ऐसा करने से राज्य में स्थायित्व और समृद्धि नहीं आती है। विकल्प कुबुलताई खान, बी गजन खां, सी बांध और डी तैमूजिन। सही उत्तर है बी गजन खां। निम्नलिखित कथनों को सही करके पुनः लिखिए। मंगोल शासन में सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों के पास, जिसे मंगोल भाषा में पैजा तथा फारसी भाषा में ज़ेरेज कहते थे, जारी किए जाते थे। मंगोल शासन में उत्तर है इसका, मंगोल शासन में सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को पास, जिसे फारसी भाषा में पैजा और मंगोल भाषा में ज़ेरेज कहते थे, जारी किए जाते थे। दूसरा, मंगोलों का शासन एक जाति, बहुभाषी तथा एक धार्मिक था। सही है इसका, मंगोलों का शासन बहुजाति, बहुभाषी तथा बहुधार्मिक था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चंगेज खान आधुनिक खाली जगह का शासक था। उत्तर, चंगेज खान आधुनिक मंगोलिया का शासक था। बाटू, जिसने अपने अभियानों में रूस को मास्को तक रोन डाला, खाली जगह का पोता था। उत्तर, बाटू, जिसने अपने अभियानों में रूस को मास्को तक रोन डाला, चंगेज खान का पोता था। व्यवसाय की दृष्टि से मंगोलों में कुछ खाली जगह थे, जो कुछ शिकारी संग्राहक व्यवसाय में मंगोलों में कुछ पशुपालक थे तो कुछ शिकारी संग्राहक थे। चंगेज खान का पुत्र खाली जगह उसका उत्तराधिकारी बना। उत्तर, चंगेज खान का पुत्र ओंगोदेई उसका उत्तराधिकारी बना। चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र खाली जगह को उत्तराधिकार में अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया प्राप्त हुई। उत्तर, चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई को उत्तराधिकार में अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया प्राप्त हुई थी। बर्बरता शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, बर्बर शब्द यूनानी भाषा के शब्द बारबरोस से निकला है, जिसका तात्पर्य गैर यूनानी लोगों से है। यूनानियों को इनकी भाषा एक बेतरतीब शोर बर्बर के समान लगती थी। मोके कौन था? उसने फ्रांस के शासक लुई नोवे को क्या चेतावनी दी थी? मोके चंगेज खान का पोता था। उसने फ्रांस के शासक लुई नोवे को ये चेतावनी दी थी कि वह मंगोलों पर आक्रमण करने का साहस न करे। चंगेज खान के पोते बाटू 1236 से 1241 ईस्वी के सैनिक अभियानों की 2 सफलताएं बताइए। उत्तर, बाटू ने रूस की भूमि को मास्को तक रोन डाला। नंबर 2, वह पोलैंड तथा हंगरी पर विजय प्राप्त करके वियना तक जा पहुंचा। मंगोल कौन थे? मंगोल विविध लोगों का एक जन समुदाय था। ये लोग पूर्व में तातार,
खितान तथा मंचू लोगों से संबंधित थे। पश्चिम में उनका संबंध तुर्क कबीलों से भी हो गया था। धनी मंगोल परिवार के अनेक अनुयायी होते थे। क्यों? उत्तर, धनी मंगोल परिवार के पास अधिक संख्या में पशु तथा विशाल चारण भूमि होती थी। स्थानीय राजनीति में भी उनका अधिक दबदबा होता था। इसी कारण उनके अनुयायियों की संख्या भी ज़्यादा होती थी। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि चंगेज खान द्वारा स्थापित राजनीतिक व्यवस्था बहुत अधिक स्थायी थी। उत्तर, चंगेज खान द्वारा स्थापित राजनीतिक व्यवस्था उसकी मृत्यु के बाद भी जीवित रही। नंबर 2, वह व्यवस्था चीन, ईरान तथा पूर्वी यूरोप के देशों की उन्नत शस्त्रों से लैस विशाल सेनाओं का सामना करने में सक्षम थी। वाणिज्यिक क्रियाकलापों में मंगोलों को कभी कभी तनाव का सामना क्यों करना पड़ता था? उत्तर, कभी कभी व्यापार करने वाले दोनों पक्ष अधिक लाभ कमाने की होड़ में सैनिक कार्रवाई पर उतर आते थे। इसी कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। चीन के साथ मंगोलों के व्यापार की मुख्य मदें बताओ। उत्तर, मंगोल चीन से कृषि उत्पाद तथा लोहे के उपकरण लाते थे। बदले में वे चीनी लोगों को शिकार किए गए पशु, घोड़े तथा फर देते थे। चंगेज खान कौन था? संक्षेप में बताइए। चंगेज खान का जन्म लगभग 1162 ईस्वी में आधुनिक मंगोलिया में हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। उसका पिता येसुजेई कियात कबीले का मुखिया था। अपने शत्रुओं को पराजित करने के बाद तेमुजिन को किस प्रकार सम्मानित किया गया? उत्तर, 1206 ईस्वी तक तेमुजिन ने अपने शत्रुओं को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। अतः मंगोल कबीले के सरदार ने उसे चंगेज खान, समुद्री खान अथवा सार्वभौम शासक की उपाधि प्रदान की। उसे मंगोलों का महानायक भी घोषित किया गया। चंगेज खान के चीन अभियान से पहले चीन कौन कौन से 3 राज्यों में विभक्त था? उत्तर, उत्तर पश्चिम प्रांतों में तिब्बती मूल के शिया लोगों का राज्य था। नंबर 2, जर्चेन लोगों का चिन राजवंश जिसका पेकिंग से उत्तरी चीन के क्षेत्र पर शासन था। सुंग राजवंश जिसका दक्षिणी चीन पर अधिकार था। चंगेज खान ने निशापुर को ध्वस्त करने का आदेश क्यों दिया? उत्तर, निशापुर के घेरे के दौरान एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। इसी कारण चंगेज खान ने निशापुर को ध्वस्त कर देने का आदेश दिया था। चंगेज खान की सैनिक सफलताओं में सहायक कोई 2 कारक बताइए। उत्तर, मंगोलों तथा तुर्कों की कुशल घुड़सवारी ने उसकी सेना को गति प्रदान की थी। उसके घोड़ा पर सवार होकर तीरंदाजी का कौशल जो था वो अद्भुत था, जिसने उसे सफलता प्रदान की। चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य को कौन कौन से 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है? उत्तर, चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य को निम्नलिखित 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण 1236 से 1242 तक का था। इसके दौरान मंगोलों ने रूस के स्टेपी क्षेत्र, बुल्गार, कीव, पोलैंड तथा हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की। दूसरा चरण 1255 से 1300 तक का रहा। इसमें मंगोलों ने समस्त चीन, ईरान, इराक तथा सीरिया पर विजय प्राप्त की। 1260 के दशक के बाद मंगोल राजनीति में नई प्रवृत्तियों के उदय के क्या कारण थे? उत्तर, मंगोल हंगरी के स्टेपी क्षेत्र से पीछे हट गए थे। नंबर 2, मंगोल सेनाओं को मिस्र की सेनाओं ने पराजित कर दिया था। मंगोल चंगेज खान सेना ने एक विशाल एवं संगठित सेना के रूप कैसे धारण किया? उत्तर, मंगोल जनजातियों की एकीकरण तथा विभिन्न लोगों के विस्तृत अभियानों ने चंगेज खान की सेना में
अनेक नए सैनिक शामिल हो गए। ये सैनिक विविध जातियों से संबंध रखते थे। इस प्रकार मंगोल सेना ने एक विशाल एवं संगठित सेना का रूप धारण कर लिया। 4 उलूस का गठन कैसे हुआ? उलूस से अभिप्राय है साम्राज्य सीमा। अपनी नई व्यवस्था में चंगेज खान ने नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। इस प्रकार 4 उलूस का गठन हुआ। 4 उलूस मतलब 4 राज्य। कुबकुर नामक कर क्या था? उत्तर, चंगेज खान ने एक हरकारा संचार प्रणाली आरंभ की थी। इसके लिए मंगोल यायावर अपने घोड़ों तथा अन्य पशुओं का 10वां भाग प्रदान करते थे। इसे कुबकुर कर कहते थे। विजित लोगों को अपने नए यायावर शासकों से कोई लगाव नहीं था। इसके लिए उत्तरदायी कोई 4 कारण बताइए। उत्तर, नवविजित क्षेत्रों में अनेक नगर नष्ट कर दिए गए थे। नंबर 2, भूमि कृषि की क्षति पहुंची थी। नंबर 3, व्यापार चौपट हो गया था। नंबर 4, दस्तकारियाँ अस्त व्यस्त हो गई थीं। इस वजह से नए यायावर शासकों पर लोगों का कोई लगाव नहीं होता था। वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। यायावरों द्वारा नवविजित प्रदेशों में भारी पारिस्थितिक विनाश क्यों हुआ? उत्तर, यायावर आक्रमणों से अस्थिरता फैली। इस कारण ईरान के शुष्क पठार में भूमिगत नहरों की मरम्मत कार्य नियमित रूप से नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप मरुस्थल जो था उसका और ज़्यादा विस्तार होने लगा, जिससे भारी पारिस्थितिक विनाश हुआ। मंगोलों के सैनिक अभियानों में विराम आने का व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, मंगोलों के सैनिक अभियानों में विराम आने के पश्चात यूरोप और चीन के भूभाग आपसी संपर्क में आए। फलस्वरूप दोनों भागों के व्यापारिक संबंध गहरे हो गए। मंगोलों की देखरेख में रेशम मार्ग का व्यापार फिर से अपने शिखर पर पहुंच गया। अपने साम्राज्य में सुरक्षित यात्रा के लिए मंगोलों ने क्या व्यवस्था की हुई थी? इसने मंगोल सत्ता को किस प्रकार मजबूत बनाया? उत्तर, मंगोल अपने साम्राज्य में सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को पास देते थे। इसके लिए व्यापारी यात्री टैक्स देते थे और मंगोल खान की सत्ता को समर्थन देते थे। इससे मंगोल सत्ता मजबूत बनी। मंगोलों द्वारा विजित राज्यों के नागरिक प्रशासकों की भर्ती का क्या महत्व था? उत्तर, मंगोलों द्वारा विजित राज्यों के नागरिक प्रशासकों की भर्ती से दूरस्थ राज्यों को संगठित करने में सहायता मिली। नंबर 2, इनके प्रशिक्षण से साम्राज्य के स्थानबद्ध लोगों की खानाबदोशों द्वारा होने वाली लूटमार में भी कमी आई। मंगोलों द्वारा विजित राज्यों के नागरिक प्रशासक कभी कभी खानों की नीति को भी प्रभावित करने में सफल हो जाते थे। इस संबंध में 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, नंबर 1, 1230 के दशक में चीनी मंत्री ये लू चुतसाई ने मंगोल शासक ओंगोदोई की लूटमार करने की प्रवृत्ति को बदल दिया था। नंबर 2, गजन खान के लिए उसके वजीर रशीदुद्दीन ने एक भाषण लिखा था। इस भाषण द्वारा खान ने किसानों को सताने की बजाय उनकी रक्षा करने की बात कही थी। चंगेज खान के वंशजों का पृथक पृथक समूह में बढ़ जाने का क्या परिणाम निकला? उत्तर, चंगेज खान के वंशजों के पृथक पृथक समूह में बंटने से उनके अपने पुराने परिवार से जुड़ी स्मृतियाँ तथा परंपराएं बदल गईं। आज मंगोलिया में चंगेज खान को क्या स्थान दिया जाता है? उत्तर, आज मंगोलिया में चंगेज खान को महान राष्ट्र नायक का स्थान दिया जाता है और उसका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है। वह मंगोलों के लिए एक पूजनीय व्यक्ति है। मंगोल
कौन कौन थे, उनके जनजीवन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मंगोल विविध लोगों का एक जन समुदाय था। ये लोग पूर्व में तातर खितान और मंचू लोगों से संबंधित थे। पश्चिम में इनका संबंध भाषागत समानता होने के कारण तुर्की कबीलों से था। कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ शिकार संग्राहक थे। पशुपालक भेड़ बकरियां, ऊंट घोड़े आदि पशु पालते थे। शिकारी संग्राहक लोग पशुपालक कबीलों के आवास क्षेत्र के उत्तर में साइबेरिया के वनों में रहते थे। वे पशुपालक लोगों की अपेक्षा अधिक गरीब थे। वे अलग अलग जीवन निर्वाह ग्रीष्मकाल में पकड़े गए जानवरों की खाल के व्यापार से करते थे। मंगोल तंबुओं और जर में निवास करते थे। गर्मियों में वे अपने पशुधन के साथ शीतकालीन निवास स्थल से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर चले जाते थे। मंगोल किस क्षेत्र के निवासी थे? इस क्षेत्र का परिदृश्य किस प्रकार का था? उत्तर: मंगोल जो थे मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासी थे। यह प्रदेश आज के आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। उस समय इस क्षेत्र का परिदृश्य आज जैसा ही मनोरम था। यह प्रदेश लहरदार मैदानों से घिरा था। इसके पश्चिमी भाग में अल्ताई पहाड़ों की बर्फीली चोटियाँ थीं, जबकि दक्षिणी भाग में गोबी का शुष्क मरुस्थल फैला था। इसके उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र को ओनोन एवं सैलंगा नदियों और बर्फीली पहाड़ियों से निकले सैकड़ों झरने सींचते थे। पशुचारण के लिए यहाँ पर हरी भरी घास के अनेक मैदान थे। अनुकूल ऋतुओं में यहाँ पर प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे शिकार उपलब्ध हो जाते थे। स्टेपी क्षेत्र में तापमान सारा साल लगभग एक जैसा रहता है। शीत ऋतु में कठोर और लंबे मौसम के बाद छोटी और शुष्क गर्मियों की अवधि आती थी। चारण क्षेत्र में साल की कुछ सीमित अवधियों में ही खेती करना संभव होता है, अन्यथा घास के मैदान ही रहते हैं ये। मंगोलों के समय में स्टेपी क्षेत्र में कोई नगर क्यों नहीं उभर पाया? उत्तर: मंगोलों ने कृषि को नहीं अपनाया। उनकी पशुपालक तथा शिकार संग्राहक अर्थव्यवस्था थी और घनी आबादी वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में वो समर्थ नहीं थी। इसलिए स्टेपी क्षेत्र में कोई भी नगर नहीं उभर पाया, क्योंकि नगर के लिए कुछ व्यवस्था होना आवश्यक होती है। वहाँ पर लोगों के जीवन निर्वाह के लिए कुछ स्थानीय काम काज रोजगार होना चाहिए, जो वहाँ पर नहीं हुआ और ना ही उन्होंने विकसित किया। मंगोल कबीलों को चारागाहों की खोज में क्यों भटकना पड़ता था? उत्तर: शीत ऋतु में मंगोल कबीलों द्वारा एकत्रित खाद्य सामग्री समाप्त हो जाती थी। वर्षा न होने पर घास के मैदान भी सूख जाते थे, इसलिए उन्हें चारागाहों की खोज के लिए भटकना पड़ता था। चीन की महान दीवार क्यों बनाई गई? उत्तर: यायावर कबीले चीन पर बार बार आक्रमण करते थे और नगरों को लूट लेते थे। उनके आक्रमणों से चीन बहुत परेशान था। इन आक्रमणों से चीन की सुरक्षा के लिए ये महान दीवार बनवाई गई। चंगेज खान सिंधु नदी से मंगोलिया वापस लौटना चाहता था, परंतु उसे अपना विचार क्यों बदलना पड़ा? उत्तर: चंगेज खान को निम्न कारणों से अपना विचार बदलना पड़ा। गर्मी बहुत अधिक थी। नंबर 2, प्राकृतिक आवास में कठिनाइयाँ थीं। नंबर 3, उसके समन पैगंबर ने कुछ अशुभ संकेत दिए थे। मंगोल सेनाओं को मिस्र के हाथों पराजित क्यों होना पड़ा था? उत्तर: मंगोल शासक चीन में अधिक रुचि लेने लगे थे, अतः उन्होंने अपनी सेनाओं को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भागों की ओर भेज दिया। मिस्र में केवल एक छोटी सी सेना ही भेजी थी। परिणामस्वरूप मंगोलों को वहाँ पर पराजय का मुंह देखना पड़ा। क्या कारण था कि 13वीं शताब्दी में चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के अनेक नगरवासी
स्टेपी के गिरोहों को भय और घृणा की दृष्टि से देखते थे। उत्तर, स्टेपी के जो खानाबदोश गिरोहों ने चंगेज खान के अधीन नगरों को बुरी तरह से लूटा था और उन्हें ध्वस्त कर दिया था। बहुत सी हत्याएँ की थी। उन्होंने अनेक लोगों को मार दिया था, उनमें स्त्री, पुरुष और बच्चे भी थे। इसी कारण चीन, ईरान तथा पूर्वी यूरोप के अनेक नगरवासी स्टेपी के इन गिरोहों को भय और घृणा की दृष्टि से देखते थे। मंगोल परिसंघ किस प्रकृति के होते थे? अटीला तथा चंगेज खान द्वारा बनाए गए परिसंघों में क्या समानता तथा क्या असमानता थी? उत्तर, मंगोल परिसंघ प्रायः बहुत छोटे और अल्पकालिक होते थे। चंगेज खान ने मंगोल और तुर्क कबीलों को मिलाकर एक परिसंघ बनाया। आकार में यह परिसंघ 5वीं शताब्दी के अटीला द्वारा बनाए गए परिसंघ के बराबर ही था, परंतु अटीला के बनाए परिसंघ के विपरीत चंगेज खान का परिसंघ बहुत अधिक स्थायी सिद्ध हुआ। परिसंघ व्यवस्था इतनी सशक्त थी कि वह चीन, ईरान, पूर्वी यूरोपीय देशों की उन्नत शस्त्रों से लैस विशाल सेनाओं का सामना करने में भी सक्षम थी। यही कारण था कि मंगोल इन क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहे। उन्होंने जटिल कृषि अर्थव्यवस्थाओं तथा स्थानबद्ध समाजों का भी बड़ी कुशलता से संचालन किया। एक बात और, चंगेज खान द्वारा स्थापित परिसंघ अथवा राजनीतिक व्यवस्था उसकी मृत्यु के बाद भी जीवित थी। दूसरे चरण 1255 से लेकर 1300 ईस्वी तक मंगोलों द्वारा विजित प्रदेश थे कौन कौन से? सीरिया, ईरान, समस्त चीन या ये सभी? उपरोक्त सभी इनके विजित क्षेत्र थे। तैमूरन का प्रथम मित्र तथा विश्वासपात्र साथी कौन था? कुरिलताई, बोगुरची, ओंग खान या अट्टीला? सही उत्तर है बोगुरचू इनका विश्वस्त साथी था। ख्वारिज्म के सुल्तान मोहम्मद को चंगेज खान के प्रचंड कोप का भाजन बनना पड़ा, क्यों? नंबर ए, मंगोल राजकुमार की हत्या के कारण। बी, उसके पिता की हत्या के कारण। सी, मंगोल दत्तों के वध के कारण। या डी, उसकी पत्नी बोटे के अपहरण के कारण। उत्तर सी, मंगोल दत्तों के वध के कारण। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम था येलुचिन। बी, बुसेर। सी, तैमूजिन। डी, कुबलई खान। उत्तर तैमूजिन। तैमूजिन ने अपने शत्रुओं को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था 1200 ईस्वी में, 1196 ईस्वी में, 1206 ईस्वी तक या 1198 ईस्वी तक। सही उत्तर है 1206 ईस्वी तक। तैमूजिन को मंगोल कबीले के सरदार ने जो उपाधि प्रदान की थी, सार्वभौम शासक, समुद्री खान, चंगेज खान या सभी, उपरोक्त सभी उपाधियाँ मिली थी उसे। चंगेज खान ने निसापुर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। नंबर ए, मंगोल राजकुमार की हत्या के कारण, अपने पिता की हत्या के कारण। सी, उपजाऊ भूमि न होने के कारण या उनमें से कोई नहीं। उत्तर ए, मंगोल राजकुमार की हत्या के कारण। चंगेज खान की मृत्यु हुई 1227 ईस्वी में, 1222 ईस्वी में, 1225 ईस्वी में, 1220 ईस्वी में। उत्तर ए, 1227 ईस्वी में। जिन लोगों के घुड़सवारी कौशल ने चंगेज खान की सेना को गति प्रदान की थी, वे थे ईसाई तथा यहूदी। बी, हूण। सी, मंगोल और तुर्क। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर सी, मंगोल और तुर्क। चंगेज खान ने अपने युद्ध अभियान आरंभ किए भीषण गर्मी में, घोर शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में या बसंत ऋतु में। उत्तर बी, घोर शीत ऋतु में। मौके के छोटे भाई ओलेगू के अधीन ईरान में इल खानी राज्य की स्थापना हुई 1249 में, 1258 में, 1370 में, 1368 में। उत्तर बी,
1258 में। पेकिंग में महान खान के ऊपर में कुबलई खान का राज्यारोहण हुआ 1260 में, 1258, 1227 या 1253। इसका सही आंसर है 1260 में। पर्यवेक्षक रूसी स्टेपी क्षेत्र में जोचिद वंशों का जिसके नाम से वर्णन करते थे। ए गोल्डन रश, बी गोल्डन होर्ड, सी गोल्डन स्टेट, डी गोल्डन रस्ट। उत्तर बी गोल्डन होर्ड। तैमूर ने अपने आप को जिस उपाधि में विभूषित किया। ए गुरेगैन, बी शाही दामाद, सी ए तथा बी दोनों, डी ए तथा बी दोनों। उत्तर ए डी ए तथा बी दोनों। जहीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार किया 1526 ईस्वी में, 1530 में, 1515 में या 1449 ईस्वी में। आंसर 1526 ईस्वी में। चंगेज खान ने निम्न संबोधन द्वारा कहकर अनेक ऐसे व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया था। उलुस, तामा, आंडा, कुरातिल। उत्तर आंडा। मंगोल जनजाति की प्रशासनिक परंपराओं का एक संकलन था। पैजा, यास, सुनहरा गिरोह। इनमें से कोई नहीं। आंसर है यास। 13वीं शताब्दी में दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। चीनियों ने, बी ईरानियों ने, सी मंगोलों ने, डी रोमनों ने। उत्तर सी मंगोलों ने। तैमूर के पिता का हत्यारा था सुल्तान मोहम्मद, बी कुबलई खान, सी तातार कैराइट, डी गजन खान। उत्तर सी तातार कैराइट। चंगेज खान का सबसे छोटा पुत्र था चगताई, बी ओगोदेई, सी तोलोए, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी तोलोए। मंगोल साम्राज्य सुरक्षित यात्रा के लिए मिलने वाले पासों, फैज़ा अथवा जेरेज के बदले व्यापारी निम्न कर चुकाते थे। दशांश, बाज, चौथ, कुबकुर। उत्तर है बाज। चंगेज खान का जो पोता था वो कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा। उसका नाम था कुबलई खान, हलाकू, हसन खान या बाज खान। उत्तर कुबलई खान। कृषक वर्ग की रक्षा के लिए गजन खान ने जो भाषण दिया था उसे तैयार किया था कुबलई खान ने, बी टोली ने, सी वजीर रशीदुद्दीन ने, डी ये लिव चतुसाई ने। उत्तर सी वजीर रशीदुद्दीन ने। निम्न को चंगेज खान की विधि संहिता का नाम दिया गया है। यास, उलूस, तामा या नासा। उत्तर ए यास। मंगोल साम्राज्य की संरचना में सबसे अहम भूमिका निभाई उलूस ने, यास ने, तामा ने या मार्को पोलो ने। उत्तर यास ने। बच्चों, यहाँ पर लगभग ये आपका पाठ समाप्त हो रहा है। कुछ जो बड़े क्वेश्चन हैं उन्हें आपको पढ़कर अपने समझना होगा। यहाँ मैं आपके लिए कुछ प्रश्न छोड़े जा रहा हूँ जिनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। पहला है बर्बर शब्द का क्या मतलब है। दूसरा, कुबकुर कर क्या होता है। थर्ड, 4 उलूस का गठन कैसे हुआ था। चौथा है मौके कौन था
और उसने फ्रांस के शासक लुई नौवें को क्या चेतावनी दी थी? इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। और कुछ छूट जाता है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उसे लिख के बता सकते हैं, मैसेज करके दे सकते हैं, ठीक है ना, जिसे उसे फिर अगले वीडियो में समझाया जा सके। धन्यवाद बच्चों।